थैंक यू वेरी मच। भाषण शुरू करने से पहले इस सदन को एक समाचार देना चाहता हूं और सदन से ये चाहता हूं कि इसकी कड़ी शब्दों के अंदर निंदा की जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा भाषण शुरू करने से पहले मैं इस सदन को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि मेरे पार्टी के अध्यक्ष मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर जानलेवा हमला कुछ देर पहले हुआ है। उनके ऊपर मीरठ से जब वो प्रचार करके वापस आ रहे थे तो दो बंदूकधारियों ने उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया, गोलियां चलाई, लेकिन उनकी जान बच गई। वो आए हैं वापस। मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की हरकतें होना, 2 महीने पहले उनके घर के ऊपर हमला हुआ जो पुलिस स्टेशन के सामने है, और आज उनकी जान लेने की कोशिश की गई है। मैं चाहूंगा कि इस सदन के अंदर जितने भी हम राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, ये मेरा या तेरा या तुम्हारा हमारा मामला नहीं है, हम सब से जुड़ा हुआ मामला है। इसीलिए जो भी दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैं सूचना देना चाह रहा था। अध्यक्ष महोदय, भाषण का टाइम अब शुरू करें तो मेहरबानी होगी। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि इस देश के अंदर सब कुछ बहुत कुशल मंगल है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। सपनों का देश कैसा होगा, ये राष्ट्रपति जी के भाषण को सुनकर ऐसा लग रहा था, लेकिन हकीकत क्या है अध्यक्ष जी मैं आपको बताना चाहता हूं और शुरुआत करता हूं उन गरीबों से जिनके आंखों के अंदर आपने 6 साल पहले एक सपना दिखाया था। 2015 के अंदर हमने देश भर के अंदर वो होर्डिंग्स देखे थे जिसके ऊपर मोदी जी की तस्वीर थी और ये लिखा हुआ था कि 2022 तक हर बेघर को हम घर देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। मैं देश के आंकड़ों के बारे में नहीं कहता हूं, लेकिन मेरे अपने जिले के मैं आंकड़े बताता हूं जो आपको चौंका देंगे। 80,000 लोगों ने आवेदन किया, गरीब लोग जिनको ये उम्मीद थी कि हमको एक घर मिलेगा क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं। 52,000 लोग एलिजिबल हुए, 52,000 लोग क्वालिफाई हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि जनवरी 2022, 8 दिन पहले तक का आंकड़ा, 22,000 लोग एलिजिबल हुए और उसमें से दिए कितने गए घर? 355 लोगों को घर दिए गए हैं। मैं औरंगाबाद जिले की बात कर रहा हूं। क्या वजह है कि आप इतने बड़े बड़े आंकड़े दिखा रहे हैं? आप ये कह रहे हैं करोड़ों के अंदर। मैं पूरे दस्तावेज के साथ आपको बताया हूं कि 7 सालों से आपने उन गरीबों को सपना दिखाए कि मुझे घर मिलने वाला है। 52,000 लोग इस इंतजार में है कि मोदी जी अब घर देंगे और 355 लोगों को घर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, हम बहुत सारे सांसदों ने किसानों के बारे में बात कही है। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो महाराष्ट्र से आने वाले सांसद हैं, उन्होंने किसानों के बारे में बात की और बताया कि सरकार किसानों के ताल्लुक से क्या अच्छे कदम उठा रही है। मैं उस सरकार से पूछना चाहता हूं कि मेरे अकेले महाराष्ट्र राज्य के अंदर जनवरी 2021 से लेकर नवंबर 2021 तक 11 महीनों के अंदर 2498 किसानों ने आत्महत्या की है। क्या वजह है इन किसानों की? अगर आप इतना उनके बारे में कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए ये किए हैं, तो ये 2,500 किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है? अध्यक्ष महोदय, ये स्मॉल माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, बैंक्स लोन नहीं दे रही, किसान उन प्राइवेट कंपनीज के पास जा रहा है जिसका इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा हो जाता है, किसान की फसल बर्बाद हो जाती है, पैसा नहीं, और जब वो वसूल करने के लिए किसान के पास जाता है तब उसको ये पता चलता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं, तो वो आत्महत्या कर लेता है। आज देश भर के अंदर डुप्लीकेट फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का एक धड़ल्ले से कारोबार चल रहा है, उसके ऊपर रोक लगाने की जरूरत है। सुनिए आप, मैं हकीकत बता रहा हूं, आपको आईना दिखा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, कड़वा सच सुनने की आदत डालिए। हकीकत का आईना दिखा रहा हूं और आंकड़ों के साथ दिखा रहा हूं। मैं बेरोजगारी के बारे में आपने कहा कि 60 लाख लोगों को आप रोजगार देंगे। अध्यक्ष महोदय, जो इस देश की सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, उसने कहा है कि इस देश के अंदर अभी दिसंबर का आंकड़ा उसने बताया है कि 53 मिलियन लोग बेरोजगार है। यहां पर आप 60 लाख कहां से देंगे? आप लोग 60 लाख बताइएगा किस कंपनी के अंदर देने वाले? अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट का वक्त तो आपको देना। अध्यक्ष महोदय, आज मैं अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा तो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की भी पोल खोलने वाला हूं। हमारी संस्कृति को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है,
छोटी छोटी किरानों की दुकान के ऊपर अब वाइन बेचा जाने वाला है। शिवसेना के एक नेता कहते हैं कि नहीं, वाइन के अंदर नशा नहीं है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि बाहर के देशों के अंदर लोग पानी नहीं पीते, वाइन पीते हैं। बाहर के देशों के अंदर और हमारे राज्य के अंदर फर्क यह है कि हमारे राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जन्म लिया था। हमारा राज्य जो है वो फुले शाहू अंबेडकर की पैदावार है। वहां पे आप बच्चों के हाथ में वाइन की बोतल दे रहे, कल वही वाइन की बोतल हटेगी तो बियर की बोतल पकड़ेगा, बियर के बाद वो विस्की पकड़ेगा। चंद पैसे कमाने के लिए अगर महाराष्ट्र सरकार ये कर रही है तो राष्ट्रपति और केंद्र सरकार ने उन्हें बताना चाहिए कि आप ये संस्कृति को इस तरह से। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिए। अध्यक्ष महोदय, रेलवे के ताल्लुक से भी हम आपको कहना चाहते हैं कि रेलवे के बजट के अंदर हर वक्त मराठवाड़ा के साथ जो एक पिछड़ा इलाका है, क्यों ये नाइंसाफी की जाती है? हर वक्त अधिकारी ये कहते हैं कि नहीं, इस क्षेत्र के अंदर आरओआर क्या मिलेगा, रेट ऑफ रिटर्न क्या मिलेगा। अगर इसी तरह पिछड़े इलाकों को देखने का नजरिया अधिकारियों का रहेगा तो रेलवे तो आगे निकल जा रही, हम बहुत पीछे रह जा रहे हैं। 70 सालों से हम इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी 30 सेकंड में अध्यक्ष महोदय, आपने अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण के अंदर इस सदी के सबसे महान शख्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कोट किया है और उन्होंने बताया है कि हमारी सरकार का मोटो है कि जो बाबा साहब अंबेडकर ने बताया था कि हमारी सरकार किन मूल्यों के ऊपर चलती है, तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, इन मुद्दों के ऊपर दूर दूर तक आपका इन शब्दों से कोई लेना देना नहीं है। अगर रहता तो यकीन मानिए कर्नाटक की उन बच्चियों को आप बाहर नहीं निकालते जो अपने सर के ऊपर हिजाब लगाकर 10 सेकंड अपने सर के ऊपर अपना चेहरा हिजाब से। मैं ये पूछना चाहूंगा, हमारी ये जो राजस्थान की बहनें बैठती है वो भी उनके सर को ढकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई जुर्म कर रही है। मेरे हिसाब से हम सरकार से यही अनुरोध करेंगे, इस देश की फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ब्रदरहुड और भाईचारे को जिंदा रखिए साहब। धन्यवाद।